नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। मेरे बच्चों, हम हरियाणा की ज्योग्राफी को कवर कर रहे थे और हरियाणा की ज्योग्राफी में अभी तक मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा चुका हूं उसमें हरियाणा के पड़ोसी हमारा सबसे पहला टॉपिक पढ़ा जा चुका है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फिजिकल फीचर ऑफ हरियाणा या जियोग्राफिकल फीचर ऑफ हरियाणा, हरियाणा का भौगोलिक स्वरूप। उस टॉपिक को हमने हिंदी में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा, हरियाणा का अपवा तंत्र। अब हम ज्योग्राफी के अंदर एक और नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे जो बच्चे हैं वो एक बार हेडिंग डालिएगा। टॉपिक का जो नाम होगा मेरे बच्चों वो होगा ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। तो टॉपिक का नाम है बच्चों ट्रांसपोर्ट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर, परिवहन बोलते हैं। बच्चों, बात करें ट्रांसपोर्ट की, परिवहन की, क्या होता है ट्रांसपोर्ट? तो परिवहन, ट्रांसपोर्ट एक सुविधा का नाम है और ये एक ऐसी सुविधा होती है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेके जा सकते हैं और उन वस्तुओं को वापस लेके आ सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि हम आसानी से पहुंचा रहे हैं, उसको वापस ला रहे हैं, तो बच्चों इसी सुविधा को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में मैं ये भी बोल सकता हूं कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उसको वापस ले आना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है, परिवहन कहलाता है। बच्चों, यदि हम बात करें कि किसी भी वस्तु को आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना हो तो आप कैसे लेके जा सकते हो? सर, हम उसे जमीन के रास्ते लेके जा सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला आपके पास जो ऑप्शन है किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना, वो जमीन के रास्ते लेके जाना ऑप्शन है। और जमीन के रास्ते किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप लेके जाओगे, वो आपका ट्रांसपोर्ट क्या कहलाएगा? लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, स्थल परिवहन कहलाएगा। ठीक है। यदि आपके पास स्थल नहीं है, जमीन नहीं है, और फिर भी आपको वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, तो मेरे बच्चों फिर आप किसका इस्तेमाल करोगे? जल का इस्तेमाल करोगे। और जल के माध्यम से किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? आपका जल परिवहन कहलाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जब आपको किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना हो तो ना तो आपके पास जमीन है, ना आपके पास पानी है, फिर भी आप वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना चाहते हो, तो बच्चों फिर आपके पास एक और माध्यम है और वो माध्यम होगा हवा। हवा के रास्ते किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, उसको वापस ले आना क्या कहलाता है? एयर ट्रांसपोर्ट कहलाता है, वायु परिवहन कहलाता है। तो विश्व के अंदर किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, आपके पास ये तीन माध्यम होते हैं। या तो आप वस्तु को जमीन के रास्ते लेके जाइएगा, या आप वस्तु को जल के रास्ते लेके जाइएगा, या आप वस्तु को हवा के रास्ते, या हम उसे बोलेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने हरियाणा के अंदर एक तो अस्तित्व होगा स्थल परिवहन का, एक अपने हरियाणा के अंदर अस्तित्व होगा वायु परिवहन का। मेरे बच्चों, अपने हरियाणा के अंदर हम बात करें तो जल परिवहन का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। जल परिवहन का हरियाणा के अंदर कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जल परिवहन का अस्तित्व वहां होगा जो भी राज्य का क्षेत्र किसी जलीय भाग के साथ टच करता हो। अपना हरियाणा भारत के अंदर एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, एक भू आवेशित राज्य है, क्योंकि अपने हरियाणा की जो सीमा है बच्चों, वो देश की सीमा के साथ नहीं लगती है। यानी कि अपना देश भारत, उसकी जो बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री दो प्रकार की है। एक उसकी बाउंड्री लैंड बाउंड्री है जिसे हम स्थलीय सीमा बोलेंगे, एक उसकी बाउंड्री कोस्टल बाउंड्री है जिसे हम तटीय सीमा बोलेंगे। जल के साथ लगती जो बाउंड्री है उसे हम तटीय सीमा बोलते हैं। और अपने भारत की ये स्थलीय सीमा और तटीय सीमा, इनमें से बच्चों कोई सी भी सीमा के साथ अपना हरियाणा टच नहीं करता है, तो अपना हरियाणा भारत के अंदर एक लैंडलॉक्ड स्टेट कहलाएगा। हरियाणा की सीमा के साथ ना तो बंगाल की खाड़ी
सीमा बनाती है। हरियाणा की सीमा के साथ ना अरब सागर का जल लगता है। तो जब बच्चों किसी सागर खाड़ी का जल अपने हरियाणा के साथ नहीं लगता है तो अपने हरियाणा में कोई बंदरगाह भी नहीं होगा। बंदरगाह नहीं होगा तो समुद्री जहाज़ों का भी बच्चों वहां पर आना जाना नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि जल परिवहन का अपने हरियाणा के अंदर अस्तित्व न होने का मुख्य कारण क्या है कि अपना हरियाणा जो है वो कोस्टल बाउंड्री को टच नहीं करता है। अपने हरियाणा के साथ किसी सागर या खाड़ी का जल नहीं लगता है। बच्चों दूसरा, जल परिवहन का अस्तित्व वहां पर भी हो सकता है। जल परिवहन का अस्तित्व वहां पर भी हो सकता है जिस राज्य से कोई चौड़ी और गहरी नदी गुजरती हो। तो बच्चों उस नदी के अंदर छोटे मोटे समुद्री जहाज उतार के एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को आसानी से ढोया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अपने हरियाणा के अंदर ले दे के एक नदी है जिसे हम यमुना नदी के रूप में जानते हैं, एकमात्र बारहमासी नदी है। और उस यमुना नदी में भी इतना पानी नहीं है कि एक समुद्री जहाज ही हम यमुना नदी में उतार दें, है ना, सीधी सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने हरियाणा के अंदर जल परिवहन का कोई भी अस्तित्व तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। तो अपने हरियाणा के अंदर फिर अस्तित्व कौन सा नजर आएगा? अपने हरियाणा के अंदर फिर अस्तित्व कौन सा है? एक तो है सर स्थल परिवहन और एक है वायु परिवहन। बच्चों ये जो स्थल परिवहन हम पढ़ेंगे अपने हरियाणा के अंदर, तो जब भी हम किसी भी वस्तु को जमीन के रास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे तो जमीन के ऊपर क्या कर सकते हो आप? सर हम जमीन के ऊपर सड़कें बना सकते हैं। और ज़मीन के ऊपर जब सड़कें बनाएंगे तो सड़कों के ऊपर हम अपने साधन चलाएंगे, अपने व्हीकल दौड़ाएंगे और उन्हीं व्हीकलों का इस्तेमाल करके हम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देंगे। तो सड़क का इस्तेमाल करते हुए वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, उनको वापस ले आना क्या कहलाता है? सड़क परिवहन कहलाता है। बच्चों यदि मैं बात करूं कि आपको सड़कों से वस्तुओं को नहीं पहुंचाना है, फिर आप क्या करोगे? सर फिर हम ज़मीन के ऊपर पटरियाँ बिछाएंगे। पटरियाँ बिछाएंगे तो पटरियों के ऊपर क्या दौड़ाएंगे? ट्रेन दौड़ाएंगे और ट्रेनों के अंदर सामान को लाद के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे। ऐसा परिवहन आपका मेरे बच्चों क्या कहलाता है? रेल परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेल परिवहन। बच्चों मैं आपसे पूछूं कि ना तो आपको ज़मीन के ऊपर सड़कें बिछानी है, ना आपको ज़मीन के ऊपर पटरियां बिछानी है, तो फिर आप क्या कर सकते हो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए? सर हम ज़मीन के नीचे पाइप दबा सकते हैं। और ज़मीन के नीचे जब हम पाइप दबाएंगे तो पाइप के अंदर से, पाइप के माध्यम से किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा देंगे। बस मेरे बच्चों शर्त एक होगी कि जिस वस्तु को हम पाइप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं वो वस्तु होनी चाहिए कौन सी अवस्था में? तृलीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? तृलीय अवस्था में। या वो वस्तु होनी चाहिए मेरे बच्चों कैसी अवस्था में? सर गैसीय अवस्था में। तो तृलीय और गैसीय अवस्था वाले पदार्थों के लिए सबसे अच्छा जो परिवहन होता है वो आपका पाइप परिवहन होता है। सर सबसे अच्छा परिवहन कैसे हुआ? बच्चों पाइप जो है वो ज़मीन के नीचे एक बार दबा दी जाएगी, उसके ऊपर लागत एक बार आएगी। उसके बाद बच्चों उन पाइपों के अंदर से यदि हमें ऑयल भेजना है, यदि हमें गैसें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजनी है तो बहुत आसानी से हम भेजेंगे। जहां पर लागत एक बार आ रही है, मुनाफा बार बार आएगा। तो बच्चों ऐसा परिवहन क्या होगा? तरल और गैसीय अवस्था वाले पदार्थों के लिए सबसे अच्छा परिवहन होगा। बाकी जितने भी परिवहन का आप इस्तेमाल करोगे, चाहे आप सड़क परिवहन का इस्तेमाल करना, चाहे आप रेल परिवहन का इस्तेमाल करना, चाहे आप वायु परिवहन का इस्तेमाल करना, आपकी जेब से पैसा पहले लगेगा, उसके बाद मुनाफा आएगा। बच्चों उसके बाद क्या आएगा? मुनाफा आएगा। एक मिनट रुकिएगा, स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो रही होगी ना, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। है ना, मेरे को तो अब आप लोगों से डर भी लगने लगा है बच्चों। डर इस बात का लगने लगा है कि कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को लगेगा कि बच्चे सोचेंगे जानबूझ के क्लास नहीं ले रहे हैं सर, है ना। क्योंकि पहले कई बार आप लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, तो मेरे को डर लगता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को डर लगना पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब नहीं आने दूंगा दिक्कत। अब टेक्निकल चीज़ें तो मेरे हाथ में नहीं है, बाकी जो चीज़ें मेरे हाथ में हैं वहाँ पर मैं आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो तरलीय अवस्था और गैसीय अवस्था के लिए सबसे अच्छा परिवहन कौन सा होगा? सर पाइप परिवहन होगा, ठीक है। मेरे बच्चों देखिएगा, एक सड़क परिवहन है हरियाणा के अंदर, एक रेल परिवहन हम पढ़ेंगे हरियाणा के अंदर, एक पाइप परिवहन हम पढ़ेंगे हरियाणा के अंदर और एक पढ़ेंगे वायु परिवहन अपने हरियाणा के अंदर। तो सबसे पहले हम
पढ़ेंगे कौन सा परिवहन, रेल परिवहन। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं हेडिंग डालिएगा रेल परिवहन। तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइप परिवहन ये अलग नहीं होता है परिवहन का टाइप, ये स्थल परिवहन का पार्ट होता है। तो बच्चों किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 3 माध्यम होते हैं, जमीन, पानी, हवा। और हम बात करें तो जमीन के ऊपर या तो सड़कें बिछा सकते हैं, या जमीन के ऊपर पटरियां बिछा सकते हैं, या जमीन के नीचे क्या दबा सकते हैं, पाइप दबा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों कौन सा परिवहन, सर रेल परिवहन। रेल परिवहन में सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, ध्यान रखना है कि ये विश्व का सबसे सस्ता परिवहन है बच्चों। विश्व का सबसे सस्ता परिवहन है, रेल से सस्ता कुछ नहीं है। मान के चलिएगा आपको सिरसा से हिसार आना हो तो 30 से 35 रुपए में आप ट्रेन में बैठ के आ सकते हो बच्चों, है ना। 30 से 35 रुपए में, यानी कि जो आपको हिसार से सिरसा या सिरसा से हिसार पहुंचा देगा वो सिर्फ ट्रेन ही है। बाकी बस में बैठोगे, खुद का व्हीकल करके जाओगे तो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो सबसे सस्ता जो परिवहन होता है ना वो रेल परिवहन होता है। या बच्चों 35 रुपये से भी सस्ता आपको चाहिए फिर तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, है ना। और यदि तुम पैदल चलोगे तो सीधी सी बात है बीच रास्ते में भूख भी लगेगी। ये जितनी भी लड़कियां हैं ये लेज कुरकुरे भी खाती हुई चलेंगी, तो लेज कुरकुरे तुम कई रुपए के खा जाओगे, कम से कम 200-300 के तो खा जाओगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो सबसे सस्ता परिवहन होगा ना वो मेरे प्यारे बच्चों रेल परिवहन होता है। पैदल चलने से भी सस्ता है आपका क्या, रेल परिवहन, ये ध्यान रखना। ठीक है, विश्व के अंदर रेल नेटवर्क के मामले में अपने देश भारत के स्थान की बात करें विश्व के अंदर यदि हम रेल नेटवर्क के मामले में भारत के स्थान की बात करें बच्चों वो कौन सा है, वो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है सर, चौथा स्थान है। सर भारत का स्थान चौथा है तो पहले स्थान पे कौन है बच्चों, तो ध्यान रखना पहले स्थान पर विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में यूएसए है। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यदि हम बात करें एशिया की, एशिया महाद्वीप की सिर्फ तो एशिया महाद्वीप में रेल नेटवर्क के मामले में भारत का जो स्थान होगा मेरे बच्चों वो होगा दूसरा। सर एशिया महाद्वीप में भी यदि हम दूसरे पे आए हैं तो पहले पे कौन है, पहले पे वो है जिसने कोरोना दिया। कोरोना किसने दिया मेरे बच्चों, चीन ने दिया, है ना। कोरोना की स्पेलिंग भी सी से शुरू होती है, चीन की भी सी से, दोनों खतरनाक है। कोरोना भी खतरनाक था, चीन भी बच्चों, कौन सा कम खतरनाक है, ये भी बराबर का ही खतरनाक है। ठीक है, हम बात करें तो अपने भारत के अंदर जो रेल नेटवर्क है इसको कंट्रोल कौन करता है, भारत का जो रेल नेटवर्क है को जो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है बच्चों, वो करता है एक डिपार्टमेंट, और वो डिपार्टमेंट है भारतीय रेलवे डिपार्टमेंट। भारतीय रेलवे विभाग बच्चों क्या करता है, कंट्रोल। ठीक है, तो सारी की सारी ट्रेनों को कंट्रोल करता है इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट, सिर्फ कौन सी ट्रेनों को छोड़कर, मेट्रो को छोड़कर।
मेट्रो को कंट्रोल इंडियन रेलवे नहीं करता, मेट्रो को कंट्रोल मेट्रो कॉरपोरेशन करता है बच्चों। कौन करता है? मेट्रो कॉरपोरेशन करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम इंडियन रेलवे की बात कर रहे हैं, इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नियोक्ता। सर ये नियोक्ता क्या होता है? नियोक्ता का मतलब होता है एम्प्लॉयर। क्या होता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब होता है जहां पर कर्मचारी बहुत ज्यादा हों। तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कर्मचारी कौन से सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर है? इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर है। आपने इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट की वैकेंसी जब आती है तब सुना होगा कि कोई 2000 3000 की वैकेंसी नहीं आती मेरे बच्चों, कम से कम 50,000 या बच्चों ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख 2 लाख तक की वैकेंसीज भी इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट में एक साथ आती है। अब देखिएगा ग्रुप डी का जो पेपर होना है इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट का बच्चों, वो पेपर जो चलेगा ना वो कम से कम 5 से 6 महीने चलेगा। अब जो पेपर 5 से 6 महीने लिया जा रहा है, सीधी सी बात है उसके अंदर कंपटीशन कितना होगा तुम खुद सोच सकते हो। और वो जब इतने दिन पेपर लिया जा रहा है तो सीधी सी बात है वहाँ वैकेंसीज भी क्या होंगी? ज़्यादा ही होंगी। तो सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों वाला जो डिपार्टमेंट दुनिया के अंदर है वो आपका इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट ही है। इसीलिए इसे बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ वर्ल्ड इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट रहेगा मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा इतना बड़ा ये डिपार्टमेंट है, तो ये सारे के सारे क्षेत्र के अंदर जितनी भी ट्रेनें चलती हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो अकेला तो करता है, लेकिन इस अकेले डिपार्टमेंट ने अच्छे तरीके से चीजों को कंट्रोल करने के लिए अपने 18 टुकड़े कर रखे हैं, और उनको हम क्या बोलेंगे? रेलवे जोन बोलेंगे। तो भारतीय रेलवे के कुल जोन कितने हैं मेरे बच्चों? डिपार्टमेंट जो है वो जोन में बटा हुआ है, कुल रेलवे जोन इनकी संख्या है 18। तो अपने भारत का जो एरिया है 32,263 वर्ग किलोमीटर, इस 32,263 वर्ग किलोमीटर के ऊपर मेट्रो को छोड़ के जितनी भी ट्रेनें दौड़ती हैं उनको कंट्रोल करने का काम भारतीय रेलवे विभाग और उसके 18 जोन करते हैं बच्चों, ठीक है। पहले इनकी संख्या होती थी 17। कितनी होती थी? 17। फिर बच्चों नया जोन बनाया गया 18वां, और ये जो 18वां नया जोन बना ये विशाखापट्टनम बना। नया जोन कौन सा बना है? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन से राज्य का हिस्सा है मेरे बच्चों। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है सर, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने हरियाणा की। अब हम बात करें मेरे बच्चों अपने हरियाणा की। यदि हम बात करें जब अपने हरियाणा का गठन हुआ था तो अपने प्रदेश के अंदर रेल मार्गों की जो कुल लंबाई बताई गई 3245 किलोमीटर बताई गई बच्चों। कितनी बताई गई? 3245 किलोमीटर बताई गई, ठीक है। 3245 किलोमीटर बताई गई। अब ये जो 3245 किलोमीटर लंबे हमारे ट्रैक हैं, ये सारे के सारे लंबाइयों को काउंट करने के बाद 3245 आया है। यानी कि जब भी आप किसी जंक्शन के ऊपर जाते हो उस जंक्शन के ऊपर आपको बहुत सारी लोहे की पटरियां बिछाई हुई नजर आएंगी, और जो छोटी छोटी पटरियां हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा चलने के बाद ख़त्म भी हो जाती हैं। मेन पटरी तो एक ही है, उसके आसपास कई और पटरियां होती हैं जंक्शन के ऊपर। तो उन तमाम सारी की सारी पटरियों की लंबाई को हम जोड़ते हैं तो 1 नवंबर 1966 को अपने हरियाणा के अंदर इन पटरियों की जो टोटल लेंथ होती थी ना वो 3245 किलोमीटर होती थी, ठीक है। यदि बात करें वर्तमान की, वर्तमान का मतलब है भारतीय रेलवे के द्वारा जो रिपोर्ट पीछे जारी की गई थी उसके अनुसार, तो वर्तमान के अंदर इन रेल मार्गों की जो लंबाई है बच्चों
वो 4106 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 4106 किलोमीटर है। अब आप बोलोगे कि सर 3245 1 नवंबर 1966 को थी, 4106 अभी है, तो सर क्या इतना ही हमारी रेल पटरियों की लंबाई बढ़ी है हरियाणा में इतने लंबे समय के बाद, या इतने लंबे समय के अंतराल के दौरान? मेरे बच्चों, जो पटरियां होती है ना, जो रेल मार्गों का विस्तार होता है वो वैसे ही होता है, ठीक है, जैसा आपको यहाँ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई लाखों में विस्तार होगा या कई हजार कई या कई गुना बच्चों इन पटरियों के अंदर विस्तार होगा, क्योंकि जो पटरियां बिछाई जाती है ना, वो बड़े बड़े स्थानों को एक ही रेल मार्ग के माध्यम से जोड़ने के लिए बिछाई जाती हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आपके घर के आगे से सड़क निकलती है, हर गांव के अंदर कई रास्तों में सड़कें निकलती हैं, कई दिशाओं में सड़कें निकलती हैं, ऐसे आपको हर गांव के अंदर पटरी तो देखने को नहीं मिलती होगी ना। तो इनका जो विस्तार है वो सड़कों की तरह नहीं होता। इनका विस्तार जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो रुक रुक के होता है, क्योंकि बड़े बड़े क्षेत्रों को एक ही रेल मार्ग से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो नोट कर लीजिएगा सारे के सारे बच्चे। चलेगा, आगे बढ़े फिर। अब देखिएगा, अपने भारत के अंदर जितनी भी ट्रेनें दौड़ती हैं उनको तो कंट्रोल करते हैं कितने जोन? 18 जोन। लेकिन हम अपने हरियाणा की बात करेंगे। अपने हरियाणा के अंदर जो आज इन पटरियों की कुल लंबाई 4106 किलोमीटर बताई गई है, तो इन 4106 किलोमीटर लंबी पटरियों के ऊपर हरियाणा में जितनी भी ट्रेन दौड़ेंगी उनको भी तो कंट्रोल इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट ही करेगा, क्योंकि जो बच्चों रेल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, स्टेट गवर्नमेंट का रेल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, ये आप सभी जानते होंगे। अब केंद्र सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करेगा? इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा। तो हरियाणा के अंदर दौड़ने वाली मेट्रो को छोड़ के बाकी जितनी भी ट्रेनें हैं उनको भी कंट्रोल कौन करेगा? इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट। अब इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट इनको कंट्रोल करने के लिए अच्छे तरीके से अपने क्या कर लेता है? 18 टुकड़े कर लेता है, जिन टुकड़ों को हमने बोल दिया जोन। तो मेरे बच्चों, अपने हरियाणा के अंदर जो 4106 किलोमीटर लंबी ये पटरियां, इनके ऊपर जो भी ट्रेनें दौड़ेंगी, इनको कंट्रोल भारतीय रेलवे के कितने जोन करेंगे? आपको बोलना है 3 जोन करेंगे। 18 में से कितने जोन करेंगे? 3 जोन करेंगे। हरियाणा में यदि कोई भी रेल, कोई भी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जवाबदेही जो होगी ये कितने जोन की होगी? ये 3 जोन की होगी। बाकी बचे हुए 15 जोन को हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हरियाणा से दौड़ने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, हरियाणा के अंदर बिछाई गई जितनी भी पटरियां हैं, इनको कंट्रोल करने का काम भारतीय रेलवे के 3 जोन करते हैं। कितने जोन करते हैं? 3 जोन। तो नेक्स्ट मैं आपको अब वही जोन पढ़ाने वाला हूं कि ये कौन कौन से जोन हैं, ठीक है, कौन कौन से जोन हैं। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट नोट करना है कि अपने हरियाणा का जो रेल नेटवर्क है ना बच्चों, इस हरियाणा के रेल नेटवर्क को भारतीय रेलवे विभाग के भारतीय रेलवे विभाग के 3 जोन और इनके जोन भी बहुत बड़ा होता है। तो जोन भी अच्छे तरीके से अपने आप को चलाने के लिए अपने टुकड़े कर लेता है, उसे डिवीजन बोलते हैं। और इन 3 जोन के कितने डिवीजन? 5 डिवीजन। डिवीजन को मेरे बच्चों क्या बोलेंगे? मंडल। कवर करते हैं। क्या करते हैं सर? कवर करते हैं।
तो हरियाणा के रेल नेटवर्क को आपसे पूछेगा कि कितने जोन कवर करते हैं, 3 जोन। ठीक है, जो भी पेपर में आने वाली बात होती है उसको बॉक्स में बच्चों आप बंद किया करो, क्योंकि जब भी रिवीजन करोगे ना तो ये बॉक्स आपकी आंखों में सबसे पहले आएगा, और हमें आंखों में सिर्फ उसी को लेके आना है जो अपने काम का हो। ठीक है, हमें अपनी आंखों में सिर्फ उसी को लेके आना है जो हमारे काम का हो, बाकी चीजें हम आंखों में क्यों लेके आए। तो मेरे बच्चों अब हम बात करेंगे ये कौन से 3 जोन हैं और ये कौन से इनके 5 डिवीजन हैं। तो यहां पे लिखिएगा 3 जोन बात करेंगे हम अपने हरियाणा की। ठीक है, और बच्चों इनके कितने डिवीजन, 5 डिवीजन। डिवीजन को हम क्या बोल देंगे, मंडल बोल देंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा जोन होगा बच्चों, जो हरियाणा के रेल नेटवर्क को कवर करेगा, उसका नाम है उत्तर रेलवे जोन। उत्तर रेलवे जोन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, उर्रे। उर्रे का मतलब होता है उत्तर रेलवे। ठीक है, उर्रे का मतलब क्या होगा सर, उत्तर रेलवे। अब ये जो जोन होता है, इस जोन का सर्वोच्च अधिकारी जहां बैठेगा बच्चों उसे बोलेंगे मुख्यालय। और उत्तर रेलवे जोन जो अपने भारतीय रेल नेटवर्क का सबसे बड़ा जोन भी है, जिसके अंतर्गत भारतीय रेल का सबसे ज़्यादा एरिया कवर होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। और इस उत्तर रेलवे जोन के 2 डिवीजन है बच्चों। एक डिवीजन है अंबाड़ा, अंबाड़ा रेल डिवीजन उसे बोलेंगे। और एक का नाम है दिल्ली। एक का नाम है दिल्ली। ठीक है, एक है अंबाला रेल डिवीजन और एक है दिल्ली रेल डिवीजन। और ये आपका क्या है मेरे बच्चों, ये आपका है मुख्यालय। सेकंड जो हमारा जोन होगा वो होगा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, इसे बोलेंगे उपरे। रेलवे की खुद की अपनी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, और उपरे का जो मुख्यालय होगा मेरे बच्चों वो कहां पर होगा सर, जयपुर। और इसके भी 2 रेल डिवीजन होंगे, एक होगा मेरे बच्चों जयपुर रेल डिवीजन, और एक हमारा होगा बीकानेर रेल डिवीजन। डिवीजन को आप हिंदी में मंडल भी बोल सकते हो। तो कितने डिवीजन हो चुके हैं, 4। कितने जोन हो चुके हैं, 2। तीसरा जो जोन है हमारा, इसका नाम है उत्तर मध्य रेलवे जोन। ठीक है, इसको बोलेंगे उमरे। बच्चों इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो है इलाहाबाद के अंदर, और इलाहाबाद को आज हम क्या बोलते हैं, प्रयागराज।
और इसका एक है मंडल जिसका नाम है आगरा रेल मंडल। तो कितने हो चुके हैं बच्चों? 5 डिवीजन हो चुके हैं और 3 जोन हो चुके हैं। तो यही 5 डिवीजन और 3 जोन मिलकर भारतीय रेलवे के हरियाणा के रेल नेटवर्क को क्या करते हैं सर? कवर करते हैं। क्या करते हैं? कवर करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो बात ध्यान देने योग्य है वो आप देखिएगा, डिवीजन 5 डिवीजन है मेरे बच्चों। 5 डिवीजन जो हैं ये जो हरियाणा के रेल नेटवर्क को चलाते हैं, इनके नाम 5 शहरों के नाम पर हैं। और भारत के ये 5 शहर, एक अंबाला है, एक दिल्ली है, एक जयपुर है, एक बीकानेर है और एक आगरा है। तो इन 5 शहरों में से एक शहर जो है ना मेरे बच्चों, वो अपने हरियाणा का है। और जो शहर अपने हरियाणा का है जिसके नाम पे रेल डिवीजन है, ये अपने हरियाणा जीके में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय रेल नेटवर्क के डिवीजन का मुख्यालय हरियाणा के कौन से शहर में है? तो भारतीय रेलवे डिवीजन का जो एक मुख्यालय है बच्चों, वो अपने हरियाणा के अंबाला में है। और अंबाला के अंदर जो रेल डिवीजन है वो कौन से जोन का है? वो उत्तर रेलवे जोन का है। तो आपको नोट करके एक बात लिखनी है कि उत्तर रेलवे जोन का जो एक मंडल मुख्यालय है बच्चों, ये कहां पर है सर? ये अंबाला के अंदर है। अंबाला कैंट लिखना बच्चों। तो हरियाणा में सिर्फ एक ही रेल डिवीजन का हेडक्वार्टर है और वो है अंबाला के अंदर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंबाला के अंदर जो रेल डिवीजन का हेडक्वार्टर है वो कौन से जोन का है? तो जोन हम कौन सा लिख रहे हैं? उत्तर रेलवे जोन। और कौन से 3 जोन है जो हरियाणा के रेल नेटवर्क को कवर करते हैं? उत्तर रेलवे जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन। डिवीजन कौन से हैं? 5। अंबाला रेल डिवीजन, दिल्ली रेल डिवीजन, जयपुर रेल डिवीजन, बीकानेर रेल डिवीजन और आगरा रेल डिवीजन। ठीक है, आगरा रेल डिवीजन। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई को पढ़ना पड़ेगा। और इस तरीके से यदि आप पढ़ाई को पढ़ोगे, फिर मेरे प्यारे बच्चों, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन यदि एग्जामिनर अपने दिमाग में सोचता है कि मैं बच्चों को फंसाने के लिए इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो बच्चों उस मुश्किल क्वेश्चन को हम आसान बना सकते हैं यदि हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो। और आपको सफलता लेने के लिए, आपको नौकरी लेने के लिए इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। आपके माइंड के अंदर यदि चल रहा है कि मैं हरियाणा जीके के 2000 क्वेश्चन रट लेता हूं, 2000 क्वेश्चन रटने के बाद मेरे हरियाणा जीके के सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, तो बहुत गलत हम सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि आज कंपटीशन आप सभी जानते हैं मेरे बच्चों, वो बहुत बड़ा कंपटीशन है और उस बड़े कंपटीशन का ही आप पार्ट हो। तो बड़े कंपटीशन को बड़े अच्छे तरीके से आपको हैंडल करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम आसानी से इतने बड़े कंपटीशन को चीरते हुए नौकरी तक पहुंच सकते हैं। और नौकरी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा सब्जेक्ट है, ऐसे ही आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। आपको स्टैटिक टाइप से ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि स्टैटिक टाइप से आप पढ़ोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर नहीं होंगे और हमें सिलेक्शन लेने के लिए हर क्वेश्चन हरियाणा जीके का ठीक करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक बातें कवर हुई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, सीधी सी बात है कि जो ट्रेनें कंट्रोल की जाएंगी हरियाणा के अंदर इन 5 डिवीजन और 3 जोन के द्वारा, तो ये जो ट्रेनें चलती होंगी किसी ना किसी चीज़ के ऊपर तो चलती होंगी। और ये ट्रेनें जिसके ऊपर चलती हैं बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेनें जिसके ऊपर दौड़ रही है ना सर, उसे बोलते हैं रेल गेज। जो गेज होता है ये कुछ नहीं होता, पटरी की चौड़ाई को गेज कहा जाता है। तो आपने पटरी जरूर देखी होगी, तो उस पटरी की जो चौड़ाई होती है ना, जिसके ऊपर बच्चों वो ट्रेन के पहिए दौड़ते हैं, उसी को गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेज। और ये जो गेज है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में ये 4 प्रकार की बिछाई जाती है।
भारत में ये कितने प्रकार के गेज बिछाए जाते हैं? तो भारत में मेरे बच्चों 4 प्रकार की पटरियां बिछाई जाती हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को बदलते हुए आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारतीय रेलवे के द्वारा कितने प्रकार की गेज बिछाई जाती है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा मेरे बच्चों 3 प्रकार। सर ये क्या बात हुई, भारत के अंदर 4, भारतीय रेलवे के द्वारा 3। अब देखिएगा मेरे बच्चों, भारत जो है ना ये देश है, और भारतीय रेलवे जो है ये देश नहीं, ये डिपार्टमेंट है। तो भारतीय रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा 3 प्रकार की गेज बिछाई जाती हैं, लेकिन अपने देश भारत के अंदर 4 प्रकार की गेज हैं। तो सर वो एक कौन सी गेज है जो भारतीय रेलवे के द्वारा नहीं बिछाई जाती? वो है मेरे बच्चों स्टैंडर्ड गेज। वो गेज जिसके ऊपर मेट्रो चलती है, और मेट्रो को कंट्रोल इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट नहीं करता है, उसको कंट्रोल करने का काम मेट्रो कॉरपोरेशन करता है बच्चों। तो मेट्रो कॉरपोरेशन जब पटरी बिछाएगा वो इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं बिछाई जाएगी, लेकिन मेट्रो चलती तो भारत के अंदर है, वो पटरी तो भारत में मानी जाएगी। तो भारत के अंदर कितने प्रकार के गेज हैं? 4। लेकिन इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा कितने प्रकार के मेरे बच्चों? 3 प्रकार के गेज बिछाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे चारों के चारों प्रकार के गेज की। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं गेज के यदि आपको मैं यहीं पे बताऊं, उसके बाद इनकी चौड़ाई वगैरह आगे पढ़ेंगे। तो इन 4 प्रकार में सबसे पहला जो गेज होगा ना, वो होगा ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज के बाद आएगा स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज को बोलते हैं मानक गेज। तीसरे नंबर पे आएगा मेरे बच्चों मीटर गेज, और चौथे नंबर पे आएगा नैरो गेज। कौन सा गेज? नैरो गेज। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो कौन से गेज पे चलती हैं, तो विश्व की 60% से अधिक ट्रेनें बच्चों इसी गेज पे दौड़ती हैं। दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो विश्व की 60% से अधिक ट्रेनें कौन सी गेज पे चलती हैं? मानक गेज के ऊपर चलती हैं बच्चों। और अपने भारत के अंदर कौन सी चलती हैं? मेट्रो। भारत में मेट्रो का संचालन किया जाता है मानक गेज के ऊपर। ठीक है, तो कीजिएगा एक बार जल्दी से इसको नोट, उसके बाद मेरे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम बात करेंगे कि ये जो गेज होती है, जो पटरी की चौड़ाई होती है, ये कितनी चौड़ी होती हैं, इनकी चौड़ाई के बारे में बात करेंगे।
चलेगा, नोट कर चुके हो बच्चों? चलेगा। अब हम इन गेज की चौड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में रेल गेज, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज के बाद है स्टैंडर्ड गेज, या इसे बोलेंगे मानक गेज। उसके बाद है मेरे बच्चों मीटर गेज। और मीटर गेज के बाद है सबसे कम चौड़ाई वाली पटरी नैरो गेज, ठीक है। ये आपकी पटरियां हैं। बच्चों बात करें ब्रॉड गेज की, कि सर ब्रॉड गेज जो भारतीय रेलवे के द्वारा भारत में सबसे चौड़ाई वाली पटरी बिछाई जाती है, इसकी सर कितनी चौड़ाई होती है? तो बात करेंगे मेरे बच्चों सबसे पहले इनकी चौड़ाई की। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1.676 मीटर होती है। स्टैंडर्ड या मानक गेज की जो चौड़ाई होती है वो 1.435 मीटर होती है। मीटर गेज का नाम मीटर गेज इसलिए पड़ा होगा क्योंकि इस पटरी की चौड़ाई ही कितनी होती होगी? 1 मीटर होती होगी। नैरो गेज की जो चौड़ाई है बच्चों वो 0.762 मीटर होती है, ठीक है। अब जो चौड़ाई होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ मीटर में ही हो कोई ज़रूरी नहीं होता बच्चों। चौड़ाई सिर्फ मीटर में ही हो कोई ज़रूरी नहीं होता। रेलवे के अंदर जो चौड़ाइयाँ आपको मापी हुई नज़र आएंगी वो एमएम में मापी हुई नज़र आएंगी, मिलीमीटर के अंदर। तो फिर आपको चीज़ों को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? आप सभी को पता होगा कि 1 मीटर जो होता है ये इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो होता है ये 10 mm के इज इक्वल टू होता है। और हमें मीटर को mm में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 1 मीटर होगा ना, जो हमने बोला 100 cm, तो इस cm की जगह हम बच्चों यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 mm इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 mm। तो अब हमें यदि इस चौड़ाई को mm में कन्वर्ट करना हो तो बच्चों 1.676 मीटर को हम mm में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या कर देंगे? दशमलव हटा देंगे, बस दशमलव हटा हटा के mm लिख देना है। ये होगा 1435 mm। ये जो होगा बच्चों ये होगी आपकी चौड़ाई 1000 mm। और ये होगा 762 mm। 762 mm, ठीक है मेरे बच्चों। जो चौड़ाई है ना वो कई बार फिट में भी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना ये जो चौड़ाई है आपकी
ये है आपकी 5 फीट 6 इंच या 5.5 फीट बोल सकते हैं, क्योंकि 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 12 को 2.5 से गुना करोगे 30 सेंटीमीटर बनेगा। और 30 सेंटीमीटर का जो स्केल है बच्चों वो हमारे पास स्कूल टाइम के दौरान बैग के अंदर हुआ करता था, इसीलिए उसे हम फूटा बोलते थे। क्या बोलते थे? फूटा बोलते थे। और एक नैरो गेज की आपको फिट में याद रख लेनी है, 2.5 फीट। 2.5 फीट का मतलब 2 फीट 6 इंच। बस जो पूछेगा तो फिट में इन दो की पूछ लेगा, ठीक है। अब देखिएगा, जो ब्रॉड गेज हम पढ़ रहे हैं ये अंग्रेजों के द्वारा भारत में सबसे पहले बिछाई गई गेज थी बच्चों। अंग्रेजों द्वारा भारत में सबसे पहले बिछाया गया गेज था ये, ठीक है। हम बात करें तो बच्चों कहां से लेके कहां तक बिछाया था? मुंबई से ठाणे। और मुंबई से ठाणे की हम बात करें तो दूरी जो है मेरे बच्चों वो 34 किलोमीटर थी। और इसी के ऊपर भारत में पहली ट्रेन दौड़ी थी। मुंबई और ठाणे के बीच ही भारत में प्रथम ट्रेन, ठीक है। और ये जो ट्रेन दौड़ी थी मेरे बच्चों, ये दौड़ी थी कब? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है। ट्रेन का जो नाम था वो था ब्लैक ब्यूटी। और इस ट्रेन को खींच के लेके आने वाले जो इंजन थे बच्चों, उनके नाम थे सिंध साहिब सुल्तान। सिंध साहिब और सुल्तान। तो इंग्लैंड से मंगवाए गए थे तीनों के तीनों इंजन। और इनका नाम भारतीय संस्कृति से बच्चों मिलता जुलता रखा गया था, ताकि भारतीय लोगों को अपनापन नजर आए। क्या नजर आए? अपनापन नजर आए, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को जब ये ट्रेन चली थी मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना है कि उस समय हमारे जो गवर्नर जनरल होते थे वो लॉर्ड डलहौजी होते थे। लॉर्ड डलहौजी होते थे, ठीक है। आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे पहले जो रेल ट्रैक है वो किसके द्वारा बिछाया गया था? भारत में सबसे पहले रेल लाइन बिछाने का जो कार्य है बच्चों, वो जॉर्ज क्लार्क के द्वारा किया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया जीके के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसके द्वारा सबसे पहले रेल लाइन बिछाई गई थी? जॉर्ज क्लार्क के द्वारा। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। इसी के समय भारत के अंदर सबसे पहले ट्रेन चलती है, ठीक है। बात करते हैं नैरो गेज की। नैरो गेज की, नैरो गेज जो है बच्चों, ये भारत में सबसे कम चौड़ाई वाली गेज है आपकी। ये बिछाई कहाँ जाती है? पहाड़ी धरातल, पहाड़ी क्षेत्रों में बिछाए जाने वाली गेज है मेरे बच्चों ये।
ठीक है। बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ बिछाई गई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले ये जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर है, और दार्जिलिंग, दार्जिलिंग भी बच्चों पश्चिम बंगाल के अंदर है, जहां पर उच्चतम क्वालिटी की चाय पाई जाती है। तो जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच ही सबसे पहले नैरो गेज के ऊपर क्या चली थी मेरे बच्चों, ट्रेन चली थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रेन चली थी जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच। दोनों के दोनों जो हैं ये आपका पश्चिम बंगाल का पार्ट है, ठीक है। भारत में जिस दिन ट्रेन चली थी 16 अप्रैल के दिन, तो इस 16 अप्रैल के दिन को हम भारतीय रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय रेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और 10 से लेके 16 अप्रैल ये मनाया जाता है भारतीय रेल सुरक्षा सप्ताह के रूप में। मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इतनी सी बातें एक बार आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हरियाणा जीके के साथ साथ कुछ इंडिया जीके भी मैं इसलिए मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि जो इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट है ना, ये स्टेट का डिपार्टमेंट नहीं होता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अपने हरियाणा के अंदर हम बात करेंगे, अपने हरियाणा के अंदर ये चारों प्रकार की गेज आपको नजर आएंगी। जो ब्रॉड गेज मैंने बताई, स्टैंडर्ड गेज मैंने बताई, मीटर गेज मैंने आपको बताई, नैरो गेज मैंने आपको बताई। अब भारत के अपने हरियाणा राज्य के अंदर जो ये चारों प्रकार की गेज है ना, जैसे जैसे ये रेल मार्ग आपको बिछे हुए नजर आएंगे, इन रेल मार्गों को समझने के लिए हम इनको दो भागों में डिवाइड करेंगे। किस में करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो इतना नोट कर चुके हो, नहीं नोट किया है तो जल्दी से 1 मिनट का समय देता हूँ, नोट कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको रेल मार्ग के अपने हरियाणा के अंदर टाइप पढ़ाऊंगा। दो टाइप हैं, एक को मुख्य रेल मार्ग बोलेंगे, एक को लिंक रेल मार्ग बोलेंगे। और उसके बाद जो है ना बच्चों, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो गेज है, आज तो मैंने आपको इनके टाइप बताए हैं, इनकी चौड़ाई बताई है। कल हम अपने हरियाणा के अंदर सारी की सारी गेज बिछाएंगे। जैसे जैसे हरियाणा के अंदर पटरियां बिछी हुई आपको नजर आएंगी, कल आपको क्लास के अंदर बोर्ड के ऊपर बिछी हुई नजर आएंगी सारी की सारी। और मेरे साथ आपको भी बिछानी है, जैसे जैसे मैं बिछाऊं ऐसे ऐसे आपको भी बिछा के चलनी है।
चलेगा बच्चों, बात करेंगे, नोट कर चुके होंगे। ठीक है, कल हम अपने इसी हरियाणा के अंदर क्या बिछाएंगे, पटरियां बिछाएंगे। तो बच्चों अपने हरियाणा के अंदर जो आपको रेल मार्ग नजर आएंगे ना, ये आपको दो प्रकार के रेल मार्ग नजर आएंगे। ठीक है सर, दो प्रकार के कैसे रेल मार्ग नजर आएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। एक रेल मार्ग कहलाएगा आपका मुख्य रेल मार्ग, और एक कहलाएगा मेरे बच्चों आपका लिंक रेल मार्ग। मुख्य का मतलब क्या होता है, मुख्य का मतलब होता है जिसके बिना काम नहीं चले। तो बच्चों हरियाणा के अंदर ऐसे रेल मार्ग कितने हैं जिनके बिना अपने हरियाणा का काम नहीं चलेगा? हरियाणा से गुजरने वाले मुख्य रेल मार्गों की संख्या मेरे बच्चों 3 है। कितनी है सर? 3 है। और मुख्य से ही हमेशा क्या निकलता है? लिंक। लिंक का मतलब जोड़ना होता है। और किसी भी शहर को यदि हमने रेल मार्ग के माध्यम से जोड़ना है तो कोई ना कोई एक छोटी पटरी मुख्य रेल मार्ग से निकाल कर उस शहर की तरफ बिछा दी जाएगी, और उस शहर के अंदर जाने वाला वो रेल मार्ग मुख्य तो नहीं होगा, उसको मुख्य से निकाल के बच्चों ले जाया गया है, तो उसे हम लिंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिंक बोलेंगे। ये जो 3 है रेल मार्ग, ये कौन कौन से होंगे? एक होगा हमारा आगरा, कल पढ़ेंगे इसको, आगरा, दिल्ली, अमृतसर। आगरा, दिल्ली, अमृतसर मुख्य रेल मार्ग। तो आगरा से दिल्ली आओगे तो हरियाणा होके आना पड़ेगा, और दिल्ली से अमृतसर जाओगे तो आपको हरियाणा से होके गुजरना पड़ेगा, और आगरा से वाया दिल्ली होते हुए अमृतसर की तरफ जाने वाला रेल मार्ग ये अपने हरियाणा का पहला मुख्य रेल मार्ग है। दूसरा जो मुख्य रेल मार्ग होगा वो होगा दिल्ली, हरियाणा, फिरोजपुर। फिरोजपुर मेरे बच्चों पंजाब के अंदर है। रेल मार्ग, ठीक है। तीसरा जो होगा हमारा वो होगा दिल्ली, जो सबसे पहले हरियाणा में बिछाया गया था। दिल्ली से आएगा रेवाड़ी, रेवाड़ी से जाएगा बच्चों ये पंजाब के बठिंडा के अंदर वाया सिरसा होते हुए, इसको बोलेंगे दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा रेल मार्ग। ठीक है, तो ये कल तीनों के तीनों रेल मार्ग हम बिछाएंगे, और इन्हीं रेल मार्गों से जो अन्य पटरियां और मैं बिछाऊंगा वो सारी की सारी पटरियां क्या कहलाएंगी? लिंक रेल मार्ग कहलाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना सा ही, बाकी मिलेंगे हम कल की क्लास में, और कल की क्लास में रेल मार्ग को बिछाने के साथ साथ जितना भी अपने हरियाणा के अंदर ये ट्रेनें गुजरती हैं, इन हरियाणा के रेल नेटवर्क से जितने भी क्वेश्चन और बनते होंगे वो क्वेश्चन साथ के साथ हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो कल इस टॉपिक को फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक। आप सभी को ढेर सारा प्यार। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, और कुछ नया सीखने की आदत आप डेली जरूर डालिएगा। जो आपको आता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेपर से पहले हमें वो सीखना है जो हमें अभी तक नहीं आया है, और उसी को सीखने के लिए हम कोचिंग लेते हैं, उसी को सीखने के लिए हम बैच से परचेज करते हैं। ठीक है,
है। तो आपको जो आता है उसको बार बार नहीं पढ़ना है, आपको बार बार उसको पढ़ना है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, आप सभी को ढेर सारा प्यार। कल मिलेंगे इसी जगह इसी समय। थैंक यू।